So today we are going to start our live class 5, है ना? Previously we have already discussed some questions जो आपके नवंबर 2020 में पूछे गए थे. And computer architecture अपने आप में एक बहुत broad subject है. If we are going to cover each and every topic जो आपके syllabus में mention है, तो कहीं ना कहीं इसको complete होने में 15 plus days लग जाएगा. तो और वो fruitful भी नहीं होगा. So what my aim was कि हम क्या करेंगे, previous year के questions गेट के एंड आपके यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को कंपाइल करेंगे टॉपिक वाइज, है ना, और उसको कवर करेंगे. क्यों? क्योंकि मैं आपको आज ये बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं. सो स्क्रीन पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश करिए. क्वेश्चन को रीड करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए. क्वेश्चन इज, आपको एक यहाँ पे T1 टाइम गिवन है एंड आपको एक T2 टाइम गिवन है. करेक्ट? T1 कैसा टाइम है? वो सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है पाइपलाइन में. एंड T2 टाइम किसके लिए? नॉन पाइपलाइन का. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है जिसमें हमने पाइपलाइन की प्रॉपर्टीज को कवर अप किया है एंड नॉन पाइपलाइन की प्रॉपर्टीज को कवर अप किया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आपके पूछे गए हैं इसरो में. एंड ये सेम क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है ना. इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक कीवर्ड का चेंज कर देगा एंड क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है. तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है. सो आप लोग देखिए एंड इसका आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करिए चैट में. देन मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ. बेसिकली हमें क्या समझा था? पाइपलाइन मीन्स व्हाट? कि दिस इज द पाइपलाइन, है ना. आपके पास इंस्ट्रक्शंस है एंड वो सीक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट होंगे इंटरलिविंग या ओवरलैप्ड फैशन में. अगर एक भी सपोज अगर आपके पास 5 डिफरेंट टास्क है एंड आपके पास इस टास्क को करने के लिए 5 डिफरेंट पर्सन है, तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? पर्सन 1 आएगा, वो ये 5 स्टेप को करेगा, 1 2 3 4 5. पर्सन 2 आएगा, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए, जब आप एक सेम क्लॉक पल्स देते हो, आप लोग आंसर नहीं लिख रहे हो चैट पे, जस्ट राइट डाउन द आंसर इन द चैट. जब सेम क्लॉक्स पे वो स्टार्ट नहीं करेगा, इसके बाद वो स्टार्ट करेगा, है ना. इसी को हम बोलते हैं इंटरलिविंग फैशन में. देन अगर कोई P3 ट्रांजेक्शन है, वो 2 सेकेंड्स के लिए वेट करेगा, इसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा. दिस इज हाउ पाइपलाइन आपका वर्क करता है. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इन्होंने ये पूछा है कि आपका T1 एक टाइम है सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए एंड T2 एक टाइम है आपका नॉन पाइपलाइन के लिए. बट यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बट आइडेंटिकल सीपीयू. आइडेंटिकल सीपीयू का ये मीनिंग है कि दोनों में जो प्रोसेसिंग हो रही है, वो उसके लिए जो सीपीयू हम यूज कर रहे हैं वो सेम यूज कर रहे हैं. तो क्या होगा? किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, T1 को या T2 को? ये है क्वेश्चन. ये पाइपलाइन है, ये नॉन पाइपलाइन है. तो अगर आपने पाइपलाइन के फीचर्स पढ़ा है, इसके एप्लीकेशंस पढ़ा है, तो आप इजिली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे. तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये होता है कि हमने ये पढ़ा है जो पाइपलाइन है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी थ्रूपुट इंक्रीज होती है और एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट होती है. आप क्या लगा दोगे? यहाँ पे पूछा है टाइम टेकन, तो आप क्या लगाओगे कि जो सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा पाइपलाइन है उसमें क्या लगेगा? कम समय लगेगा, उसमें लो टाइम लगेगा. किसमें? पाइपलाइन में. एंड आपका जो नॉन पाइपलाइन है इसमें हाई टाइम लगेगा, और इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा. बट इस क्वेश्चन में ट्रिक है. ट्रिक ये है कि इन्होंने यहाँ पे जो एडिशनल ऐड किया बट आइडेंटिकल सीपीयू, इसकी वजह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये. इस क्वेश्चन में डिफरेंट केसेस बनते हैं, इस केसेस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया है. तो बहुत ध्यान से समझिए. व्हाट इज पाइप प्लानिंग सिस्टम? Pipelining is an implementation technique where multiple instructions are overlapped in a execution. So this is the definition of pipeline. It has high throughput. This is the feature of pipeline. Throughput means what? Amount of instruction executed per unit time. ये आप operating system में already ये definition पढ़ के आ रहे हो, है ना? In pipelining, many instructions are executed at the same time and execution is completed in fewer cycles. समझ रहे हो आप? हमने पाइपलाइन का एडवांटेज क्या पढ़ा था? अगर किसी काम को करने में आपको 5 दिन लग रहे हैं, 5 डेज लग रहे हैं, तो अगर आप पाइपलाइनिंग यूज करोगे तो ये टोटली हाफ हो जाता है ना. तो मे बी 2.5 डेज इस तरीके से लगेगा. तो यहाँ पे आपके साइकिल्स कम लगते हैं एंड जो एग्जीक्यूशन होगा एक टाइम पे ही सब लोग सिस्टम में आएगा. जैसे आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ते हो, करेक्ट? सीपीयू शेड्यूलिंग. इसमें क्या होता है? हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेसर. सिमिलरली यहाँ पे आपका सेम टाइम पे ही एग्जीक्यूशन होता है. दैट्स वाई इसका थ्रूपुट क्या होगा? ऑलवेज आपका हाई होता है. तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया?
यस और नो? दीज ऑल आर द फीचर्स। और इस फीचर्स पे ही क्वेश्चन आपको थ्योरी में घुमा फिरा के वो पूछेंगे, स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, या आपको असर्शंस एंड रीजंस के क्वेश्चंस को बना के पूछ रहे हैं। देन द पाइपलाइन इज फिल्ड बाय द सीपीयू शेड्यूलर फ्रॉम अ पूल ऑफ वर्क। अब ये समझो कि आपका ये मेन मेमोरी है ना, यहाँ पे आपका सीपीयू होता है और यहाँ पे आपका कैश मेमोरी होता है इन बिटवीन। ठीक है, तो कैश सीपीयू में जब आप किसी इंस्ट्रक्शन को एज अ इनपुट दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। इस इंफॉर्मेशन को आप क्या बोलोगे, पूल ऑफ रिसोर्सेज। पूल ऑफ रिसोर्सेज मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपके सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर है। तो यहाँ से हर एक इंस्ट्रक्शन क्या होगा, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो वी कैन से ओवर हियर, जो आपका एग्जीक्यूशन है पाइपलाइन में, वो हमेशा प्री प्लान होता है। प्री प्लान मीन्स व्हाट, कि पाइपलाइन में हमें मालूम है कि हमें इनपुट क्या देना है। एवरी टाइम उसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको वो इंटरलीविंग ओवरलैप फैशन में एग्जीक्यूट करता है। बट ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है, इस प्रीवियस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट होता है, द एफिशिएंसी ऑफ पाइपलाइन सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ सीपीयू शेड्यूलर। अब ये लाइन को आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना, इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन यहाँ पे कई बार ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में पूछा गया है कि इफिशियंसी पाइपलाइन की किस पे डिपेंडेंट होगी। हमने लास्ट टर्म पे भी एक क्वेश्चन किया था इफिशियंसी में। तो जैसा आपका सीपीयू का शेड्यूलर होगा, इफिशियंसी उस पे बेस्ड होगा। आप ऐसा ब्लाइंडली नहीं बोल सकते हो कि हाँ दिस इज द वेरी एफिशिएंट एल्गोरिदम। नो, ऐसा कभी भी आंसर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लेट अस सपोज जो आपका सीपीयू शेड्यूलर है, अगर वो फ्री है, वहां पे कोई भी रिसोर्सेज एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो आपका इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज वहां पे ऑब्वियस सी बात है, प्रायोरिटी के बेसिस पे या वेट एंड होल्ड के बेसिस पे भी आपका एग्जीक्यूशन होगा। तो बेसिकली जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपके पाइपलाइन में एग्जीक्यूट होंगे, वो सारा किस पे डिपेंड होता है, आपके सीपीयू के इफेक्टिवनेस पे, कि सीपीयू कितना फास्टली यहाँ से जाके इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहा है एंड वो कैश मेमोरी में प्लेस कर रहा है। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस पाइपलाइनिंग। वन सेकेंड। सो जो हमने अभी पाइपलाइन के लिए पढ़ा, वो सेम कॉन्सेप्ट अभी किसके लिए आ जाएगा, नॉन पाइपलाइन के लिए। ठीक उसका अपोजिट। उसका अपोजिट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे जितने भी एक्शंस होंगे, व्हाट आर द एक्शंस, आपके बेसिकली फेच होता है इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन में, दीज आर द स्टेप्स, है ना। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में आपका फेच होगा, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा एंड फाइनली आप रिजल्ट को राइट करोगे मेमोरी में। तो दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शंस। नॉन पाइपलाइन में आप क्या करोगे, सबको ग्रुप करते हो आप, एंड इसके पास थ्रूपुट क्या होगा, ऑलवेज लो होता है, करेक्ट। ओनली वन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, दैट्स वाई इसका थ्रूपुट क्या होता है, लेस होता है। क्यों? क्योंकि नॉन पाइपलाइन का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो, बट पाइपलाइन में क्या होगा कि एक सीरियल फैशन में एग्जीक्यूट होता रहता है। बट नॉन पाइपलाइन में कि ठीक है, हमने एक एग्जीक्यूट किया, उसके बाद दूसरा किया, उसके बाद तीसरा किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जीक्यूशन पर यूनिट ऑफ टाइम लेस होगा। दैट्स वाई यहाँ पे मोर नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं। और इस स्टेटमेंट पे कई बार आपका डिफरेंसेस में क्वेश्चंस पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग में। तो यहाँ पे आपको समझना यह है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सीपीयू शेड्यूलर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन क्लॉक की बात नहीं होती है। आपका सिंपली कोई भी इंस्ट्रक्शन आएगा, अगर सीपीयू फ्री है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वहां पे क्या हो रहा है कुछ मालूम आपको नहीं पड़ेगा। मतलब एक बंदा आया, उसने पूरा काम स्टार्ट किया, उसके बाद उस पूरे काम को एंड किया, इसके बीच का जो टाइम है, इस बीच में किसी और ने उस काम को नहीं किया, तो ऑब्वियसली इसमें टाइम आपका ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे तो ये हमने रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से बताया, पर सिंपल सी बात है, एक अगर आपका सीपीयू है, मेमोरी में सीपीयू है आपका इस तरीके से, है ना, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीपीयू के बीच में हमें मालूम है कि सीपीयू में काफी सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग पढ़ते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। वो क्या है, वो सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का तरीका है। तो वो प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, दीज आर नोन एज इंस्ट्रक्शन, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा था, कंपेयरिंग द टाइम t1 taken for a single instruction on a pipeline CPU with the T2 on the non-pipeline but identical CPU। मतलब कि ये T1 ट्रांजेक्शन है, ये T2 ट्रांजेक्शन है, ये पाइपलाइन बता दिया और ये आपका नॉन पाइपलाइन बता दिया, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा, बताया है कि दोनों जो यूज कर, दोनों सीपीयू एक ही यूज कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों अगर सीपीयू यूज कर रहा है,
तो इसमें आपका ज्यादा जल्दी कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, किसमें सबसे कम कंपैरिजन लगेगा? ऑब्वियसली पाइपलाइन में, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए आपका यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें एक केस में आपको देती हूँ, इसका आंसर बताओ। केस 2 में ये बोल रही हूँ कि आपका एक आइडियल स्टेट है। आइडियल स्टेट का क्या मतलब है कि आपका नंबर ऑफ जो के सेगमेंट्स वगैरह होते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स या टास्क, वो दोनों में सेम है। मतलब पाइपलाइन में भी लेटर सपोज 500 आपको टास्क परफॉर्म करना है और नॉन पाइपलाइन में भी 500 टास्क आपको एग्जीक्यूट करना है। तो इस केस में आपका टाइम किस में ज्यादा लगेगा, T1 में या T2 में? क्या होगा इसका आंसर? कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइपलाइन का। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इक्वल, करेक्ट। इक्वल इसलिए होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ टास्क की बात करी, यहाँ पे हमने टाइम की बात ही नहीं करी है ना। टाइम यहाँ, सॉरी, हमने यहाँ पे टाइम पूछा है, बट आपको ये बोला आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट का क्या मतलब है यहाँ पे? आइडियल स्टेट का मतलब है कि एक ही कॉमन क्लॉक पल्स पे हमने एग्जीक्यूट करना यहाँ पे शुरू कर दिया और यहाँ पे आपका सेम सीपीयू वर्क कर रहा है। दिस इज नोन एज आइडियल स्टेट। इसलिए जो प्रीवियसली हमने एक स्पीड अप रेशियो निकाला था, स्पीड अप रेशियो का फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है? टोटल नंबर ऑफ टास्क बाई पाइपलाइन में कितना टाइम लग रहा है नॉन पाइपलाइन में, एंड आपको यहाँ पे कितना सेगमेंट है, उसमें कितना नंबर ऑफ रिमेनिंग टास्क है वो, और यहाँ पे नॉन पाइपलाइन का टोटल टाइम, है ना। तो ये आपका स्पीड अप था। तो यहाँ पे एक बार, ये कौन सा केस है, ये क्वेश्चन में तब पूछा जाएगा जहां पे मैक्स की बात होगी, जहां पे आपको नंबर ऑफ टास्क गिवन होंगे, सेगमेंट्स गिवन होंगे। बट अगर क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया कि एन जो है वो निग्लिजिबल है, मतलब कोई टास्क पे डिपेंडेंट नहीं है ना, दोनों का टास्क सेम है, तो दोनों का टास्क है, तो ये टर्म्स आपका कैंसिल हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, नॉन पाइपलाइन का टाइम बाई टाइमलाइन ऑफ पाइपलाइन। तो दिस इज द आइडियल केस जहां पे T1 दोनों का सेम होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको काफी मिलेंगे गेट में, तो आप वो देख के समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए ना। इसका आंसर बताओ, बिकॉज आई गेस माइक्रो प्रोसेसर में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। पहले हम माइक्रो प्रोसेसर समझ लेते हैं। यस, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द, ये आपका नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आर ट्रू। अब मैं आपको बताऊं, जो मैंने मॉक टेस्ट अभी सैटरडे को आपको प्लेलिस्ट सेंड किया है, उसमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप बेसिक्स को पढ़ेंगे तो आपके बेसिक्स में टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसर, ये ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें घुमा फिरा के पेपर 1 में या पेपर 2 में आप एवरी टाइम यूजीसी नेट में 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक पे। और इस टॉपिक पे हमेशा पेपर 2 में क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है, आइदर वो मल्टीटास्किंग पूछ ले, मल्टी प्रोसेसिंग पूछ ले, या आपका टाइम शेयरिंग पूछ ले। काफी जो जितने भी आपके वैरायटीज है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ ना कुछ वो लोग मैच द फॉलोइंग में पूछते रहते हैं। तो इस बार उन्होंने मल्टी प्रोसेसर पूछा था, इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन किसी का रॉन्ग तो नहीं हुआ था? विथ रिस्पेक्ट टू मल्टी प्रोसेसर सिस्टम विच आर ट्रू स्टेटमेंट, व्हाट विल बी द आंसर? क्या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, or multiple processor system is classified as multiple instruction stream and multiple data stream, whether this definition are true or false। कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ मल्टी प्रोसेसर। रॉन्ग है गोविंद आपका। इसी तरीके से एग्जाम में भी आप लोग मिस्टेक करके आओगे। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का ये मीनिंग नहीं होता है कि आपके मल्टीपल प्रोसेसर है। प्रोसेसर को अगर कंफ्यूजन होता है इस वर्ड में, तो हमेशा प्रोसेसर को रिलेट करिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, है ना। तो जो आपका मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, इसको हम समझ लेते हैं। व्हाट इज मल्टी प्रोसेसर सिस्टम? बेसिकली अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज अ कंप्यूटर सिस्टम with two or more central CPUs share full access to a common RAM
The main objective of using multiprocessor is to boost up the system execution speed with other objectives like fault tolerance, application matching and so on. सिंपल सी बात है, मल्टी प्रोसेसर का मीनिंग आएगा कि आपके सीपीयू यहाँ पे 2-3 हो सकते हैं, बट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना होगा? सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो मेन मशीन आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, और यहाँ पे कई सारे सीपीयू आपस में कनेक्ट, कई सारे सीपीयू यहाँ पे काम होते हैं. तो दिस इज मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. आपने क्या ऑप्शन लगा दिया? ऑप्शन बी एंड सी. बी एंड सी का कहने का ये मीनिंग हो गया कि आपके यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए. तो ऐसा नहीं होता है ना, ये नहीं होता आपका. ये इसको हम, इस आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं मल्टी कंप्यूटर सिस्टम. मल्टी कंप्यूटर सिस्टम है ना. तो ये डिफरेंस समझ में आया? दिस आर द स्लाइटली डिफरेंस एंड एवरी टाइम इस पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है. तो अब देखो यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर पे क्वेश्चन पूछा है, इसके सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पे है ना. तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसके टाइप्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसके क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपके जितने भी कैटेगरीज होते हैं सीपीयू के, वो सब आपको पढ़ना चाहिए. तो बेसिकली टाइप्स ऑफ मल्टीप्रोसेसर दो तरीके का होता है. एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है एसिमेट्रिक. सिमेट्रिक मीन्स व्हाट? ईच प्रोसेसर कंटेन्स अ सिमिलर कॉपी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दे ऑल कम्युनिकेट विथ ईच अदर. तो एस से हम कैसे याद रखते हैं? सिमेट्रिक का मतलब भी होता है एस से सेम कॉपी, है ना. या आपका सिमेट्रिक एसिमेट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में भी हम पढ़ते हैं, जहां पे होता है सेम क्लॉक पल्स, एक ही समय पे आपके कई सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं. तो सेम कॉन्सेप्ट आपका सिमेट्रिक में आएगा. और कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या सिमेट्रिक प्रोसेसर में आपका पीयर टू पीयर रिलेशनशिप होता है? व्हाट डज इट मीन पीयर टू पीयर रिलेशनशिप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना यूजीसी नेट का. इस टाइप के कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं. और मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी कोआ पढ़ो तो ओएस को रिलेट करके पढ़िए आप लोग, है ना. तो पीयर टू पीयर रिलेशनशिप का ये मतलब है कि यहाँ पे कोई भी मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं होता है. तो दिस इज नोन एज सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक में ये 2-3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है. सिमिलरली एसिमेट्रिक क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक का मीनिंग ये हो गया कि वहां पे सेम कॉपी आपका स्टोर नहीं होता है. ईच एंड एवरी प्रोसेसर इज गिवन अ प्री डिफाइंड टास्क, एंड जो एसिमेट्रिक आपका मल्टी प्रोसेसर है वो मास्टर स्लेव के आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको इस स्लाइड में इंक्लूड किया है. ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड सी. क्यों ए एंड सी होगा? क्योंकि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय वन ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस इज 101% ट्रू स्टेटमेंट. और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज क्लासिफाइड एज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम. यही तो हम पढ़ते हैं ना कि आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. अभी आप समझो ये मेरा क्या है, एक इसमें मैंने विंडोज इंस्टॉल किया है ना. एक विंडोज इंस्टॉल किया है, इस विंडोज में मैं क्या कर रही हूँ? काफी सारा प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर रही हूँ. अगर मैंने इसी में पार्टीशन कर दिया होता और मैंने यहाँ पे लिनक्स लिनक्स भी इंस्टॉल किया होता, तो मेरा सिस्टम कैसा हो जाता? मल्टी कंप्यूटर सिस्टम हो जाता है ना. तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीपल कंप्यूटर लिखा है. तो दिस इज रॉन्ग. एक सिंगल सीपीयू होता है आपका, सिंगल सीपीयू होगा, या मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, सॉरी. सीपीयू मल्टीपल होंगे, बट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिर्फ एक होता है. तो बहुत ध्यान से एग्जाम में ईच एंड एवरी क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, है ना. नाउ हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर. क्यों? क्योंकि देखो नवंबर 2020 में अगेन आपका ये क्वेश्चन आया है. Where is the question? This is the question. Arrange the following type of machine in descending order of complexity. तो आपको अगर इस तीनों का मीनिंग मालूम होता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया. ठीक है. तो अभी ये कोई है क्या? एक्चुअली दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. मीन्स आप यहाँ पे देखो, आपका फ्लाइंस क्लासिफिकेशन है, और इसमें बहुत प्रीवियसली नेट के बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अराउंड 2004 या 4 नहीं 2008 से आप लेकर जब अभी 2015 तक देखोगे, तब ये क्वेश्चंस आपके इस तरीके के कोवा के पूछे जाते थे, है ना. और गेट का अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो गेट में बहुत पहले 2000 से पहले ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो अभी आपको समझना चाहिए कि ये क्वेश्चंस ना, इसलिए आपको गेट का ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. बेसिकली कोआ के लिए है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डिस्क्रीट हो गया, इन सब से क्वेश्चंस वो वहां से रिपीट करके पूछ रहे हैं. तो फ्लाइंस क्लासिफिकेशन में बेसिकली
आपका 4 टाइप्स होता है ना, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फ्लाइंग क्लासिफिकेशन मीन्स व्हाट, कि आपका जो एक कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है ना, जो आपने अपने बेसिक में पढ़ा होगा, हम लोग अभी क्या पढ़ते हैं, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ते हैं कोआ में, है ना। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में हमारा इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्ट्रीम्स के फॉर्मेट में एग्जीक्यूट होते हैं। व्हाट इज स्ट्रीम? तो जैसा आप कंपाइलर में पढ़ते हो, कंपाइलर में क्या पढ़ते हो आप, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स प्रोवाइड करते हो। स्ट्रीम ऑफ टोकन्स का मतलब कि जैसे यहाँ पे मैंने कंबाइन सीएस लिखा, कंबाइन सीएस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ COMBINE SE, तो इसमें कई सारे करेक्टर्स मिलके इस वर्ड को बनाए हैं। तो सिमिलरली इंस्ट्रक्शंस जब आपका एग्जीक्यूट होता है तो वो एक स्ट्रीम के फॉर्मेट में एग्जीक्यूट होता है, जहाँ पे कई सारे इंस्ट्रक्शंस आपस में एग्जीक्यूट होते हैं। तो उसको एग्जीक्यूट करने के तरीके को ही हम बोलते हैं, अगर सिंगल इंस्ट्रक्शन है और सिंगल डेटा स्ट्रीम है तो उसे हम बोलेंगे यूनि प्रोसेसर। अगर आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन है तो आप इसको क्या बोलेंगे, पाइपलाइन वेक्टर प्रोसेसर। MISD मीन्स आपका एरेज के फॉर्मेट में एग्जीक्यूट होगा, और MIMD मीन्स मल्टी प्रोसेसर, मल्टी कोर और मल्टी कंप्यूटर्स, है ना। तो अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं, इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये आपको, अगर आप KVS NVS का एग्जाम दोगे ना, तो वहां पे तो इसका आपको इसके फुल फॉर्म पे ही कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है ना, फुल फॉर्म और इसके प्रॉपर्टीज पे। तो दिस इज हाउ कि आपके क्वेश्चंस आपको समझना चाहिए। तो सिंगल सा मीनिंग है कि SISD का मीनिंग होता है एक यूनि प्रोसेसर सिस्टम है आपके पास, जिसमें सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा एंड उसका डेटा स्ट्रीम भी एक ही होगा। SIMD का मीनिंग क्या होगा, वेक्टर प्रोसेसिंग के लिए कौन सा आर्किटेक्चर आप यूज करोगे, SIMD। मीन्स कि इंस्ट्रक्शन तो सिंगल फॉर्मेट में आप इनपुट दोगे, पर डेटा आपको मल्टीपल डेटा स्ट्रीम के फॉर्मेट में रिट्रीव होगा। सिमिलरली ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। तो यहाँ से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इस आर्किटेक्चर को समझ लो। आर्किटेक्चर का क्या मीनिंग है, कि ये आपका प्रोसेसर यूनिट है सिंगल, है ना, ये सिंगल प्रोसेसर हो गया, सिंगल प्रोसेसर यूनिट। यहाँ पे आपका डेटा पूल है जहां पे आपके सारे इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से स्टोर होंगे। तो आप सिंगल इंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, एक इंस्ट्रक्शन दोगे, एक इंस्ट्रक्शन पूल से लोगे और इसको एग्जीक्यूट करोगे। तो ये सबसे कम इसका परफॉर्मेंस क्या होगा, सबसे लो परफॉर्मेंस होगा या नहीं होगा, यस। सिमिलरली SIMD को देख लो, SIMD का मतलब इंस्ट्रक्शन आप सिंगल सिंगल दोगे, बट आपका प्रोसेसर यूनिट कई सारे हैं, प्रोसेसर यूनिट कई सारे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा आपका यहाँ पे इनहेंस होगा थ्रूपुट। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन का मतलब कि आप इंस्ट्रक्शन को देखो मल्टीपल दे सकते हो, यहाँ पे भी दे रहे हैं हम सेम इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे भी दे रहे हैं, बट आपका एग्जीक्यूशन क्या होगा, डेटा स्ट्रीम एक बार में एक ही हो जाएगा। एंड दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ MIMD। इट मीन्स कि कई सारे इंस्ट्रक्शन आपके यहाँ पे भी जा रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस इसमें भी जा रहे हैं, और एक बार में आपका डेटा स्ट्रीम यहाँ से भी निकल रहा है और यहाँ से भी निकल रहा है। तो इसमें आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आर्किटेक्चर बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो सिंपल सी बात है, जहां पे भी मल्टी वर्ड आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे आपका सबसे ज्यादा टाइम लगता है। हेंस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको बताना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। और मैं बता दूं, काफी सारे अपने लर्नर्स है टेलीग्राम पे जिन्होंने इस क्वेश्चन को बहुत पढ़ा और सब कुछ आता था, पर उन्होंने क्या किया है, इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में बनाकर आए। तो दिस इज अ मिस्टेक, कि ये मिस्टेक ऐसा है कि जो आप अगर अभी नहीं मिनिमाइज करोगे तो ऑब्वियसली फिर इस टाइम पे भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या हो गया, कि सबसे पहले क्या आएगा आपका, ये आना चाहिए। तो आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन 3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। बहुत लोगों ने यहाँ पे असेंडिंग बनाया है, तो असेंडिंग के बेसिस पर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा आंसर बताइए, तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन क्या आएगा असेंडिंग के बेसिस पे, A, C एंड B। क्लियर है यहाँ तक, यस। ACB करेक्ट है ना, ACB। तो भाई ऐसे मिस्टेक आप लोग एग्जाम में ना करके आना, क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना, डिसेंडिंग पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है या फिर ट्रू पूछा है। एंड एक बार मैं और बताना चाहूंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका बेसिक होता है ना, मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसर, उस पर ऑलरेडी मैंने एक MCQ बनाया है उसी मॉक टेस्ट वाले प्लेलिस्ट में, उसको जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने इन सारे प्रोसेसर्स का जो टाइप्स होता है ना, उसका मैंने बेनिफिट्स को इंक्लूड किया है। और इस बेनिफिट्स पे कई बार मल्टीपल टाइम्स आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो थोड़ा ये लॉजिकली भी आप सॉल्व कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, मल्टी प्रोसेसर में सब कुछ क्या होगा, अच्छा होगा, इनहैंस परफॉर्मेंस, मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीटास्किंग, हाई थ्रूपुट, सो एंड सो। और इतना जोर दे के इसलिए पढ़ा रही हूँ, ये भी मैं बता दूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, वेक्टर्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं,
एंड वेक्टर्स में ही आपके इंटरप्ट्स भी आता है, इंटरप्ट्स पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड इसके बाद आपका इंटरप्ट्स के टाइप्स होते हैं हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, मतलब सीपीयू में ही बहुत डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो पूरा थ्योरी सेक्शन आपका बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, विच इज ट्रू स्टेटमेंट। आप लोग को समझ में आ रहा है किस तरीके से मैंने गेट का क्वेश्चन कंपाइल किया है हर टॉपिक के बेसिस पे। व्हाट विल बी द आंसर, विच इज द ट्रू स्टेटमेंट। Unless enabled, a CPU will not be able to process interrupt. जब तक आप CPU को enable नहीं करोगे तब तक क्या CPU कोई भी instructions को execute कर पाएगा? Yes or no? Loop instructions cannot be interrupted till they complete. A processor checks for interrupts before executing. इसका आंसर बताओ यार, ऐसे मुझे नो लिखोगे तो मुझे समझेगा नहीं। सिंपली ये ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या 4 सही है। जो भी लर्नर्स इसको अगर ऑफलाइन में वॉच करेंगे ये बताना मुझे इसका आंसर क्या होगा। Answer will be what? Just tell me answer. Only level triggered interrupts are possible in multiprocessor. ये आपके CPU मल्टीप्रोसेसर का ही टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिसमें आपको यहाँ पे इंटरप्ट्स का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ऑप्शन 1 रेस्ट अदर्स, महेश एंड गोविंद। आर यू देयर और नॉट? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 इज द ट्रू स्टेटमेंट। व्हाई ऑप्शन 1 इज ट्रू स्टेटमेंट? Why option 1 is true statement is समझो, loop instructions cannot be interrupted till they complete, है ना। आप समझिए कि आप सी का कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, है ना, आपने गलती से while 1 लिख दिया, इट मीन्स वो क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप चला जाएगा ना। तो जैसे ये इनफाइनाइट लूप में चला गया, आप इसको क्या बोलोगे, इनफाइनाइट लूप इज व्हाट, इंटरप्ट इज जनरेटेड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने कैनॉट लिखा है, loop instruction can be interrupted. yes, तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया गोविंद, समझ में आया, क्वेश्चन आपने रॉन्ग पढ़ा इसीलिए आप रॉन्ग आंसर दे रहे हो। फिर नेक्स्ट है, ए प्रोसेसर चेक्स फॉर इंटरप्ट्स बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ न्यू इंस्ट्रक्शन। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, एक प्रोसेसर जो है आपका वो कंटिन्यूअस रन होता रहता है ना, तो जब इंटरप्ट आएगा तभी वो उसको चेक करेगा। ऐसा जरूरी है क्या कि जब नया इंस्ट्रक्शन आएगा तभी वो चेक करेगा? नहीं, इसी को तो आप बोलते हैं प्रायोरिटी। अगर किसी की प्रायोरिटी हाई है तो प्रोसेसर सारे काम को होल्ड करेगा और आपकी प्रायोरिटी वाला इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ न्यू इंस्ट्रक्शन क्या, ये अगेन फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ओनली लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स आर पॉसिबल इन मल्टी प्रोसेसर। तो अगेन यहाँ पे कई सारे इंटरप्ट्स होते हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ बोला कि सिर्फ एक ही ट्रिगर्ड इंटरप्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। ऑप्शन 1 इज द ट्रू। वाई ऑप्शन 1 इज द ट्रू, बहुत ध्यान से समझो। अनलेस इनेबल्ड अ सीपीयू विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस इंटरप्ट। अरे सीपीयू जब आपके पास है, इसको इनेबल करने की जरूरत पड़ती है। यस, सीपीयू इनेबल करने का मतलब है तभी तो वो आपका यहाँ पे प्रोसेस करेगा ना इंटरप्ट को, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है। अनलेस इनेबल्ड सीपीयू विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस इंटरप्ट, है ना। अभी समझो, एक बात मैं बताती हूँ, अगर आपका ये कंप्यूटर सिस्टम है ना, आप इसमें कुछ भी करो, जब तक सिस्टम को ऑन नहीं करोगे तब तक कुछ होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। तो सिस्टम को ऑन करना, इनेबल करना इज कंपलसरी। तो हिंस आपका ऑप्शन 1 इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप कहीं बुक में कॉन्सेप्ट पढ़ने जाओगे तो नहीं मिलेगा ये कॉन्सेप्ट, बट क्वेश्चंस देखिए वो कितना एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको घुमा के पूछते हैं सिंपल सिंपल टॉपिक पे। तो ये सब आपको क्वेश्चंस इसलिए इंक्लूड किया कि आप समझो कि बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना है ना। चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। माइक्रो प्रोसेसर में आप लोग को प्रॉब्लम था, इसलिए हम माइक्रो प्रोसेसर के भी इंस्ट्रक्शंस करेंगे, क्योंकि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और सेम क्वेश्चन आपके 2020 में भी रिपीट हो गया है। तो आपको 8085 के माइक्रो प्रोसेसर जो मेन होते हैं ना इंस्ट्रक्शंस, उसका आपको मालूम होना चाहिए। लेट अस सपोज एलडीए क्या होता है, एमवीआई क्या होता है, एड क्या होता है, एसटीए क्या होता है और एच क्या होता है ना। अगर ये नहीं जानोगे तो ये क्वेश्चंस आपका नहीं बनेगा।
और ये फ्रिक्वेंटली एवरी टाइम पूछा जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर का एक क्वेश्चन, और ये बहुत ही इजी होता है। मैं आज आपको समझाऊंगी ये क्वेश्चन कैसे इजी होता है। तो एलडीए मीन्स व्हाट? लोड एक्यूमुलेटेड डायरेक्ट फ्रॉम एड्रेस दिस। सी, माइक्रो प्रोसेसर इतना इजी है ना, जैसा नाम वैसा आपका काम। लोड को हम क्या बोलेंगे? एलडी, है ना। और हमेशा कभी भी आपको ए दिखेगा या फिर एसी दिखेगा तो आप क्या समझोगे? दिस इज नोन एज एक्यूमुलेटर। और यहाँ पे ये 4 इंस्ट्रक्शंस में इसीलिए लिखा होता है, क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की हर इंस्ट्रक्शंस को हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई ये 4 डिजिट का नंबर होता है, इसलिए यहाँ पे एच है। नाउ एमवीआई मीन्स व्हाट? तो हमें पता है मूव, मूव को एमवीआई लिख दिया, तो आई का मतलब क्या हो जाएगा? इमीडिएट, मूव इमीडिएट डेटा इनटू बी। 30H का मतलब क्या हो गया? ऐड बी, मतलब कि आपको ऐड करना है क्या? बी को, किसमें? इसमें, एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को ऐसे एग्जीक्यूट होता है, जैसे अगर आपको लिखना है ना ए प्लस बी, तो इसको कैसे लिखोगे? रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, ठीक है। रजिस्टर ए को आपने किस में किया? लेते सपोज हमने एक्यूमुलेटर में डाला, नहीं, रजिस्टर ए को आपने एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में डाला, उसके बाद बी को तुमने एक दूसरे रजिस्टर R2 में स्टोर किया, उसके बाद R1 प्लस R2 को कर रहे हो किसमें? R1 में स्टोर किया। तो यहाँ पे मैं जो ये रो बता रही हूँ ना, ये यहाँ पे एक्चुअली एग्जाम में नहीं गिवन होता है, पर जो आपका इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन ऐसे होता है, लेफ्ट राइट हैंड साइड से एलएचएस की तरफ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हर इंस्ट्रक्शंस ऐसे एग्जीक्यूट होगा। मूव एवी का मतलब ये होगा, बी को मूव करना है एक्यूमुलेटर में। इसका मतलब क्या है? इसको स्टोर करना है इसमें, एक्यूमुलेटर में। सिमिलरली इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि आपको बी को ऐड करना है किसमें? 30H में। तो दिस इज हाउ आपका इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगा, राइट हैंड साइड से लेकर एलएचएस की तरफ। तो ये मूव ए बी हो गया। एचएलटी का मतलब हॉल्ट होता है। तो ऐसे ही आपके कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो आपको मैं एक गूगल पे शीट मिलती है, उस गूगल शीट से आप यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हो। तो बेसिकली अभी यहाँ पे ये बताओ इसका आंसर, एक्चुअली यहाँ पे आंसर आ ही गया, तो समझे यहाँ पे, ये समझो कैसे इस क्वेश्चन को, अगर एग्जाम में अगर आप ये नहीं भी पढ़ के गए हो फिर भी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते थे, मैं आपको अब वो समझाती हूँ। एलडीए मतलब कहीं ना कहीं ये लोड कर रहा है ना, लोड कर रहा है किसको? एक्यूमुलेटर में कुछ वैल्यू स्टोर होगी। एक्यूमुलेटर क्या होता है? आपका बफर, जो कि खाली स्पेस है। फिर ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इमीडिएट बी की वैल्यू को इस लोकेशन पे। देन जो भी आपका बी की वैल्यू है उसको ऐड कर दो किसमें? इस एड्रेस पे जाकर। मतलब एक्यूमुलेटर में, लेटर सपोज एक्यूमुलेटर में हमने स्टोर कर दिया 2, बी को आपको स्टोर करना, बी में कुछ वैल्यू होगी, और फिर उसी बी को ऐड करना है एक्यूमुलेटर में, एंड फाइनली इसको स्टोर करना है कहाँ पे? इस लोकेशन पे जाकर। पहला इंस्ट्रक्शन पढ़ो, रीड अ नंबर फ्रॉम इनपुट पोर्ट एंड स्टोर इट इन अ मेमोरी। तो भाई इतना इतना तो कुछ शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखा नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये तो सीधे सीधे आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अदर ऑप्शंस देखेंगे, हर ऑपरेशन में आपका इस तरीके से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखा है, तो ये ऑप्शन तो आपको देखते ही इलिमिनेट कर देना चाहिए था एग्जाम में। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस गिवन होता है ना, उसका जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं इनके रिलेटेड होगा। अब सेकंड ऑप्शन पढ़ो, रीड अ नंबर फ्रॉम इनपुट डिवाइस विद द एड्रेस ये एंड स्टोर इट इन द मेमोरी एट लोकेशन ये। तो यहाँ तक तो आपका सही है कि स्टोर इट इन अ मेमोरी एट लोकेशन ए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लास्ट में क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं इस मेमोरी लोकेशन पे, है ना। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि स्टोर इट इन मेमोरी लोकेशन, ये ऑप्शन आपका ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है। फिर आपका स्टोर इट इन मेमोरी लोकेशन, एंड फिर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है इट ऑन द आउटपुट डिवाइस विद एड्रेस ये, तो कहीं ना कहीं ये तीनों तो सेम हो गया, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे इनपुट डिवाइस की बात हुई है क्या? कहीं पे भी इनपुट डिवाइस की बात नहीं हुई है। बात क्या हो रही है कि लोड करो एक्यूमुलेटर की वैल्यू को। यहाँ पे इनपुट डिवाइस कहाँ से आ गया? इनपुट डिवाइस जैसा तो कुछ भी नहीं होता ना। यहाँ पे अगर लेटे सपोज कुछ रजिस्टर होता, तो रजिस्टर में आप वैल्यूज को स्टोर करते, पर यहाँ पे इनपुट डिवाइस तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में नेक्स्ट टाइम आएगा, तो भगवान के लिए भाई, अगर नहीं भी पढ़ के गए हो फिर भी इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को रीड करना और इलिमिनेशन मेथड का यूज करिएगा। इलिमिनेशन मेथड का यूज करने से आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे।
तो दिस इज द करेक्ट आंसर। रीड किया हमने एक नंबर फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 800। देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इमीडिएट बी की वैल्यू को यहाँ पे, इसका मतलब हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं और फाइनली हम इसको स्टोर कर रहे हैं। तो इसे यही चीज उन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो हेंस आपका ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, जिसमें मैंने आपको फिर से पाइपलाइन को रिवीजन कराया है। एंड इस तरीके के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ट्राई करिए उसको सॉल्व करना। एंड इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक क्वेश्चंस को लगाइए। हर एक का आपको फीचर्स मालूम होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सा हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, व्हाट आर द टाइप्स, एंड जो भी आर्किटेक्चर होता है इस तरीके के सबका आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सब आर्किटेक्चर दिमाग में रखोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम पे ऐसे सिली मिस्टेक्स आप करके एग्जाम में नहीं आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो जैसा भी आपका फीडबैक रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, जो भी ऑफलाइन देखेंगे या और अभी किसी को सो दोस्त लर्नर जो इस वीडियो को ऑफलाइन चेक करेंगे उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉलो करिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज इन द कमिंग मंथ दैट इज मार्च एंड अप्रैल वी आर गोइंग टू प्लान सो मेनी इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर यू ऑल। तो एक भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें, इसलिए आप बेल आइकन को जरूर नोटिफाई करें। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसको शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो इटसेल्फ। अदरवाइज आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉक टेस्ट। तो जैसा वो तैयार हो जाएगा वैसे मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।